हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग टारगेटिंग एफसीआई एजीएम टेक्निकल पोस्ट 2021 पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 इसी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अपलोडेड भी हो गई है। आप लोगों से ढेर सारे सपोर्ट भी मिला है। इसी तरह के आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी मेरे तरफ से और भी अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने की। अगर आप इस चैनल पे नए हो, इंश्योर कीजिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिछले वाला वीडियो से आपको लगा कि हाँ ये सीरीज अच्छे चल रहे हैं तो इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके मैं आज भी आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एग्रीकल्चर जीके की तरफ से फोकसिंग द एफसीआई एजीएम टेक्निकल पोस्ट कोर्स पैकेज लॉन्च किया गया है जो कि मिल जाएगी अंडर 999 रुपीज़ में। कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस ये ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएगी आपको। जनरल एप्टीट्यूड, रिलेवेंट डिसिप्लिन की और जो वीडियो लेक्चर्स भी है आपको मिल जाएगी विद पीडीएफ्स एंड ऑल्सो ऑल दिस मटेरियल्स जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगी सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड होगा। ऐसे नहीं कि जो मन चाहे एग्जाम के रिलेटेड पर्टिकुलरली एफसीआई एजीएम के रिलेटेड नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो और क्यूरियस हो इसी कोर्स पैकेज को परचेज करने के लिए तो 99 रुपीज़ से आप परचेज कर लो और जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है आप व्हाट्सएप नंबर पे जो दी हुई है इस पे आप लोग सेंड करके आज ही एग्रीकल्चर जीके के ऐप से एजीएम टेक्निकल व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए जीन प्रोड्यूस्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। चलिए मैं एक ड्रॉ करने के लिए रेड ही अच्छा होगा समझने के लिए। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए जीन प्रोड्यूस्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंटेन्स ए जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अनदर जीन एंड सच जीन इज कॉल्ड। तो पिछले अगर वीडियो आप लोग देख चुके होंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर पता होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पिछले वाली वीडियो में इलाबोरेट किए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे बनाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सिंथेसाइज कर रहे हैं हम जो जीन, तो वो क्या हो रहा है अगर एक ऑर्गेनिज्म से उसका रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में एक जीन जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से लिया गया है और जो रेगुलेटरी सीक्वेंस और एक जीन से लिया गया है। रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब प्रोमोटर, टर्मिनेशन, ऑल दिस पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन को रेगुलेट करते हैं, तो ये हो गया रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो रेगुलेटरी सीक्वेंस और एक जीन का होगा। अब जो दोनों जीन को मिला के जो मिक्स जीन हम लोगों को मिल जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा काइमेरिक जीन। काइमेरिक जीन का डेफिनेशन देख लेते हैं। काइमेरिक जीन लिटरली जो लेमन लैंग्वेज एक वर्ड में हो जाएगा मेड ऑफ पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एक जीन और एक ऑर्गेनिज्म से और एक जीन अलग सोर्स से हम लोग पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद थ्रू सम प्रोसीड्यूर्स रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगी इसी तरह के जो मिक्स प्रोडक्ट, जो हाइब्रिड प्रोडक्ट बोल सकते हो, मगर हाइब्रिड प्रोडक्ट हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर उस वाले टॉपिक में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वाली टर्म। मगर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो टर्म हम लोग यूज़ कर रही है काइमेरिक जीन, तो थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ टू और मोर कोडिंग सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस ए न्यू जीन, ये है हम लोग का मोटिव, न्यू जीन प्रोडक्शन। इट फॉर्म्स थ्रू एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए रिपेयर, जो काइमेरिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर। मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में ज्वाइन तो हम लोग कर रहे हैं मगर वो दो चीज़ हम लोग क्या क्या ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब आरएनए सेगमेंट या डीएनए सेगमेंट या आरएनए डीएनए सेगमेंट, ये इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 2 डीएनए सेगमेंट्स। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट आपका अगर समझ जाओगे ना तो आंसर कर पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कोई भी एग्जाम में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एक्चुअली हम लोग 2 सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को ज्वाइन करते हैं थ्रू डीएनए लाइगेज। हम लोग बाद में भी आज ही पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज क्या है ना है।
तो क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? पहले क्लोनिंग वेक्टर हम लोग पे जो मस्ट है, रिक्वायरमेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, एक फॉरेन डीएनए है, फिर क्या है एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये 3 कंपोनेंट हो गया है। नेक्स्ट क्या है, ये जो क्लोनिंग, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लोनिंग वेक्टर को भी कट करेगा और जो फॉरेन डीएनए है उसको भी कट करेगा। एंडो या एक्सो वो सब हम लोग कल पिछले वाला जो वीडियो उसमें हम लोग इलेबोरेट करके हम लोग स्टडी किए थे। आज सिर्फ ये कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब सेंटर पार्ट से कट कर रहे हैं, देख सकते हो आप सेंटर पार्ट से कट हुई है। फिर क्या है, anneal the foreign DNA fragments to the cloning vector and ligate। अब जो है ये जो क्लोनिंग वेक्टर है उसमें जो जीन है हम लोग कट करके उसको लाइगेट, जो ग्लू हम लोग यूज करेंगे एज ए ग्लू, लाइगेशन के लिए डीएनए लाइगेज यूज करने वाले हैं। और फिर हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा काइमेरिक जीन। जितना इजी सी यहाँ पर डेमोग्राफिकली मतलब जो डिस्क्राइब किया है इतना तो इजी नहीं है, मगर फिर भी चीज़ है ये। बस ये आपको याद रखना कि 2 डीएनए सेगमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। जो क्लोनिंग वेक्टर ये भी खुद एक जेनेटिक मटेरियल ही है, खुद एक डीएनए ही है, और जो फॉरेन डीएनए ये तो डीएनए ही है। ये आपको समझना पड़ेगा। क्लोनिंग वेक्टर कोई अलग कुछ नहीं है, ये एक्चुअली डीएनए सेगमेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मास ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एज ए वेक्टर हम लोग वाइडली यूज करते हैं। कौन सी वाली प्लाज्मिड सबसे ज्यादा यूज होती है? ई कोलाई से जो प्लाज्मिड मिलती है वो सबसे ज्यादा लेबोरेटरी यूजेस होते हैं। तो ये प्लाज्मिड मास्ट हैव रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तब जाके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये जो फॉरेन डीएनए होगा, प्लाज्मिड में हम लोग इंसर्ट कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रुप, फर्स्ट हिंट ये ग्रुप के बारे में पूछा गया है। सेकंड हिंट जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सबसे बड़ी हिंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, ये आप लोग को क्लोन या पॉपुलेशन में, जैसे इसीलिए मैं अलग अलग से मैं दिया हूँ, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सबसे बड़ी हिंट होगा। अगर जब भी आप क्वेश्चन में पूछेगा, देख लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर पॉपुलेशन और क्लोन है, जो भी एक्सेट्रा ऑप्शंस हो, ग्रुप पूछा गया तो पॉपुलेशन या मास होगा तो क्लोनिंग से ही हो जाएगा, क्लोन से ही होगा। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। देख लेते हैं पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है। Population, it is the number of organisms of the same species that live in a particular geographic area में at the same time with the capability of interbreeding। और वो जो जहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों में खुद इंटरब्रीड कर पाते हैं, तब जाके वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाएगी, ये हम लोग बोलेंगे, रेफर करेंगे एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन सेम स्पीशीज है ना। फिर है क्या, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहा है एट द सेम टाइम। और इंटरब्रीडिंग में कर ये हो गया 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर इंटरब्रीडिंग टू ऑकर इंडिविजुअल्स मस्ट एबल टू मेट with any other member of the population produce a fertile offspring। और offspring क्या होना चाहिए, fertile, तभी जाके जो बेसिक जो evolutionary प्रोसेस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो offspring, ये जो बेस्ट जीन होगा उसका नेक्स्ट जनरेशन में उसका ट्रांसफर करना, जीन फ्लो, तो इसीलिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जरूरत होते हैं। पॉपुलेशन, अब क्लोनिंग क्या गया देख लीजिए। ऑप्शन जो डेफिनेशन से हम लोग जान पा रहे हैं कि क्लोनिंग डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी। यहाँ पर जेनेटिकल आइडेंटिटी नहीं था पॉपुलेशन में, बट सेम स्पीशीज था, जियोग्राफिकल एरिया में सेम टाइम रह रहे थे, हैबिटेट थे, इंटरब्रीड कर रहे थे, और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कर रहे थे। और क्लोनिंग में क्या है, जेनेटिकल आइडेंटिकल मतलब ट्रू टू द टाइप, जो फादर है, फादर कोई भी पेरेंट, नॉट कि फादर या मदर, जो भी एक पेरेंट हो, जो डोनर, जो जीन डोनेट कर रहे हैं, उससे जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो सेम टू सम एज इट इज है टू द पेरेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू टू द टाइप। ट्रू टू द टाइप ये अगर फ्रेज कहाँ पे भी यूज कर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बस उसको क्लोन से टिक कर देना। क्लोन क्या है, क्लोनिंग इट इज अ प्रोसेस। और क्लोन क्या है, क्लोन इज एन एनिमल और प्लांट। क्लोन प्लांट में भी हो सकते हैं, एनिमल, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पूछ रहे थे जो फर्स्ट क्लोन जो शिप था उसका क्या नाम था, एनिमल वो क्या था, डॉली था, तो ये एनिमल में हो गया।
दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, क्लोनिंग की आर्टिफिशियली होता है, पॉपुलेशन में आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं है, जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लोन आर्टिफिशियली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन लेबोरेटरी फ्रॉम द सेल्स ऑफ अनदर एनिमल और प्लांट्स, हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं ये हो जाएगा क्लोन, जो आर्टिफिशियली हम लोग को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेडिसिन पार्ट में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले मेडिसिन से क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले जो है ये इंसुलिन। इंसुलिन कॉन्सिस्ट ऑफ, इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाएगा तो क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से इंसुलिन बनाया जाता है। फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या था, इंसुलिन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस थ्रू द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इंसुलिन था। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, नॉट ए पॉलीमर। पॉलीमर नहीं है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इट इज सीक्रेटेड, जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो ये वो वाला इंसुलिन है। इट इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ पर एक एक लाइन में दी हुई ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, बहुत तरीके से, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसे मैं जो एज इट इज मैं दे रही हूँ, आप उसको गो थ्रू कीजिए और जितने भी हो सके आप रिवाइज कीजिए। इंसुलिन सीक्रेटेड होता है बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास। ये जो मैं अंडरलाइन किया हो, बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड पैनक्रियास। क्वेश्चन में कभी पूछा जाएगा इंसुलिन सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास या अदर कुछ लिवर, हार्ट, ऐसे ऐसे करके कोई ऑप्शन दे देगा, तो आपको आंसर करना पड़ेगा पैनक्रियास। कभी हो जाता है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, तो आंसर हो जाएगा बीटा सेल। कभी पूछ लेता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, कभी और दूसरा कुछ ऑर्गन्स। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो यहाँ पर मैं मार्क किया हूँ ना, बीटा सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी इंपॉर्टेंट है और पैनक्रियास भी इंपॉर्टेंट है। तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं तो इंसुलिन एफसीएल लेवल में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से इंसुलिन बना हुआ होता है। तो ये हो गया 2 पॉलीपेप्टाइड चेन और 51 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। चलिए देख लेते और कुछ इंफॉर्मेशन। इंसुलिन इज कॉम्पोज ऑफ 2 पेप्टाइड चेन रेफर टू एज ए चेन एंड बी चेन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन मिल रहा था हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे, एक हो गया ए चेन और एक हो गया बी चेन। चलिए ए चेन बी चेन से कुछ देख लेते हैं। ए चेन एंड बी चेन से लिंक टुगेदर बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है खुद, ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए चेन बी चेन जुड़ा रहता है। एंड एडिशनल डाइसल्फाइड फॉर्म विद इन द ए चेन। इन मोस्ट स्पीशीज द ए चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड और बी चेन 30 अमाइनो एसिड। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए चेन टोटल होता है 51 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, उनमें से 21 अमाइनो एसिड रह जाएगा ए चेन में और 30 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होगा बी चेन में। और ए चेन और बी चेन लिंक्ड होता है टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज ए पॉलीमर फ्रुक्टोज। इंसुलिन इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज नॉट एन इंसुलिन। अभी कभी कभी क्वेश्चन में एफसीआई का क्वेश्चन में हो सकता है आप इंसुलिन भी देख रहा है और इन्यूलिन भी, तो आप सोचोगे कि ये हो जाएगा प्रिंटिंग मिस्टेक। इसीलिए मैं इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक कभी भी ना सोचिए। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे, जो एग्जामिनर है बहुत अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से बनाते हैं। तो इन्यूलिन अलग चीज है, इन्यूलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है और इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, दोनों चीज अलग है। Next है Humulin. Genetically engineered insulin was produced first time by Biocon India Limited. Humulin क्या है? Humulin it is a genetically engineered insulin. अब ये Humulin जो इंसुलिन तो चीज है, इंसुलिन हार्मोन से जेनेटिकली इंजीनियर्ड बनाया गया था, उसका नाम दिया गया था Humulin और उसका जो प्रोडक्शन कंपनी था ये था बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है प्लाज्मिड PUC 18, PUC प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 18। इसका नेमिंग भी मैं पिछले वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए कैसे नेमिंग होता है प्लाज्मिड की, इसके समझने के लिए। PUC 18 इज यूज जनरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। तो सबसे ज्यादा जो प्लाज्मिड यूज होता है ये क्या है, प्लाज्मिड PUC 18।
बिफोर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक्स, क्योंकि डायबिटिक्स पेशेंट को एक्सटर्नल सोर्स दिया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो एक्सटर्नल सोर्स पहले जो बनाया जाता था इंसुलिन की, क्योंकि मतलब जो डायबिटिक पेशेंट है जो टाइप 2 है, तो उनमें से ना इंसुलिन का प्रोडक्शन हो या ना हो से क्या हो जाएगा, टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप के डायबिटीज में डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। कभी इंसुलिन का सिंथेसाइज नहीं होता है, कभी कभी इंसुलिन तो प्रोडक्शन होता है, मगर क्या होता है इंसुलिन जो रिसेप्टर्स IRS ऐसा कुछ कुछ है जो सिग्नलिंग कैस्केड वो कुछ काम के लिए मेल फंक्शंस हो जाता है, तो इसलिए काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जब डायबिटीज सिचुएशन हो जाता है तो एक्सटर्नल सोर्स से दिया जाता है, और जो उसको जो बनाया जाता था वो था काउज एंड पिग्स, मगर आप तो लैब में ही, मतलब सोचिए कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन मतलब जो प्राइसेस कम हुआ है, प्रोडक्शन रेट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अब बहुत उसका अब हेक्टिक नहीं है, इजी हो गया है। सब मिला के इंसुलिन के मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से मेडिसिन में एक रेवोल्यूशन आया है इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइसेंस ड्रग प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक ब्रेक थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी था थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन साइंस। तो ये क्या था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इट एज द फर्स्ट लाइसेंस ड्रग था जो थ्रू जेनेटिक इंजीनियर, लाइसेंस मतलब अब कोई भी ड्रग ओवर द काउंटर आप पेनिसिलिन को खरीद सकते हो, इसलिए था फर्स्ट लाइसेंस ड्रग था। तो पेनिसिलिन ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसिजनम, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम रूबेंस ना याद रखो, पेनिसिलियम क्राइसिजनम इसका तो याद आपको करना पड़ेगा। ये सर्व एज एंटीबायोटिक्स, और क्या था फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका ईयर भी आपको याद रखना चाहिए 1928। पेनिसिलिन स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन। पेनिसिलिन हम लोग हम लोग क्यों इतना खुश है कि पेनिसिलिन हम लोग ड्रग डिस्कवरी क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेनिसिलिन स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बाय प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग द वॉल दैट सराउंड देम। पेनिसिलिन एक्चुअली जो सेल वॉल रहता है बैक्टीरियाज में, बैक्टीरियम में या बैक्टीरिया में, तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, वो सेल वॉल को डिसरप्ट कर देता है। तो और क्या है, बैक्टीरिया से ये वॉल जो प्रोटेक्टिव ऐसे प्रोटेक्टिव काम करता है ना, तो ये क्या हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन सेल में जो है सेल वॉल, तो ये इसको नहीं प्रेजेंट नहीं रहता है, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल की कितना इंपॉर्टेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस एक्सेट्रा सब कुछ के लिए। तो फिर क्या है, प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया प्रिवेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसका खुद का नंबर इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो क्या पेनिसिलिन, ये इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का। द वर्ल्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द एनवायरमेंट में बोल रही थी, एंड टू कीप द कंटेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल टुगेदर, इंटीग्रिटी, सेल इंटीग्रिटी, सेल स्टेबिलिटी, सेल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए सेल वॉल, मतलब सेल वॉल दो एक है, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, और जो सेल वॉल जो सेल का जो स्टेबिलिटी, सेल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को तो इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। तो मेंटेनेंस के लिए सेल वॉल को चाहिए, और पेनिसिलिन उसी सेल वॉल को ही डिग्रेड कर देता है, और क्या बैक्टीरिया तब मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, तो ग्रेजुअली बैक्टीरिया पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है। ये हो गया मोड ऑफ फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव राउल्फिया सर्पेंटिना फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो राउल्फिया सर्पेंटिना क्या है, एक थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में प्लांट में हो गया, हम लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओवर यूज ऑफ दिस प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, विच टेक्निक इज हाईली यूजफुल। अभी ये फेस हो गया कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो रहा है राउल्फिया सर्पेंटिना के लिए। अब हम लोग कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करके राउल्फिया सर्पेंटिना के पॉपुलेशन को हम लोग थ्रेशोल्ड लेवल पे ले आ जा सकते हैं, मतलब ये हम लोग कंसिडर करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा इनविट्रो कल्चर। इनविट्रो कल्चर होगा इसका हाईली यूजफुल मेथड हो जाएगी इनविट्रो कल्चर। इनविट्रो कल्चर इट इज वन ऑफ द की टूल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दैट एक्सप्लॉयट द टोटिपोटेंसी नेचर ऑफ द प्लांट सेल। तो इनविट्रो कल्चर क्या, इनविट्रो मतलब इनविवो, इनविवो जब आउटर एनवायरनमेंट में जो होता है ना कोई भी प्रोसेस या कोई रिएक्शंस, ये हो जाएगा इनविवो। और जो इनविट्रो जब कोई ग्लास ट्यूब में होता है कोई भी रिएक्शन, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, सब हम लोग बोलते हैं इनविट्रो, और दूसरा कुछ नहीं है, इनविट्रो इसका ही मीनिंग है।
तो इन विट्रो कल्चर टोटिपोटेंसी नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब और भी एक्सप्लोर करते हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी क्योंकि क्या है, प्लांट सेल मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे ह्यूमन को अगर मुझे अगर मैं बाहर गई हूँ, अगर मुझे धूप लग रही है कोई एक प्लेस में, तो क्या करते मैं कोई अंडर द शेड में चली जाती हूँ, तो ये मैं मेरे मूवमेंट से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम द सनलाइट। तो प्लांट के लिए तो मूवमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए बाय नेचर प्लांट को गॉड गिफ्टेड है टोटिपोटेंसी, प्लास्टिसिटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल, प्लांट में मैं बोल रही हूँ, एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। टोटिपोटेंसी सेल का एक एबिलिटी है जो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सेल डिविजन से सब कुछ डेवलपमेंट होता है, सेल डिवाइड कर रहा है, और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स कर रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट रोल टिश्यू कल्चर एज अ सिंगल कैन बी कल्चर टू फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल से एक सेल डिफरेंशिएटेड होके एक मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, ये है टोटिपोटेंसी। डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये एक्चुअली इट इज द एबिलिटी टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी वाले कॉन्सेप्ट फर्स्ट दिए थे हेबरलैंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टीवर्ट एट ऑल। हेबरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टीवर्ट एट ऑल डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिए थे हेबरलैंड, मगर जो फर्स्ट टाइम ये डेमोन्स्ट्रेट किए थे स्टीवर्ट एट ऑल। नेक्स्ट है हु डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये जो टोटिपोटेंसी वाला जो काम ये जो टेक्निक्स में हो रहा है, ये हो गया इन विट्रो टेक्निक, जिसको अडॉप्ट करके हम लोग जो राउल्फिया और भी जितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स है जो अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में आ गए हैं, हम लोग उसको रोक सकते हैं, उसका पॉपुलेशन को हम लोग थ्रेशोल्ड लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कौन डिस्क्राइब किया था? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिस्क्राइब करते हैं कॉलर एंड मिल्स्टेन, दो साइंटिस्ट थे। द बायोटेक्नोलॉजिकल जनरेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाज इनेबल्ड द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप एकदम साथ ही साथ याद रखना, जब भी कभी भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के यूज होता है। और जो कॉलर एंड मिल्स्टेन 1975 में पब्लिश किया था, और जो ये साल को भी याद रखिएगा 1975, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कभी भी। Hybrid technology, it is a method for producing large numbers of identical antibodies. So ये जो आइडेंटिकल एंटीबॉडीज हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को फॉलो करके, मेथड को फॉलो करके, ये हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यूज क्या है कि आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमियाज, ये सब के बारे में यूज में हम लोग मेडिसिनल यूजेस और भी बहुत यूजेस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे हो सकता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये हो गया क्वेश्चन। हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे मैं पूछी हूँ कि हु डिस्क्राइब्ड, ये हो गया कॉलर एंड मिल्स्टन, कभी कभी ये यार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कौन है? एलेक जेफरीज। सर एलेक जेफरीज है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड 1984, प्रोफेसर सर एलेक जेफरीज। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज अ टेक्निक दैट साइमल्टेनियसली डिटेक्ट्स द लॉट्स ऑफ मिनी सैटेलाइट्स इन द जीनोम टू प्रोड्यूस अ पैटर्न यूनिक टू एन इंडिविजुअल। और जो हम लोग को जो मिल जाएगा, जो पिक्चर, ये हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और जो प्रिंट हम लोगों को मिलेगी टेक्निक के थ्रू, तो ये हो जाएगा डीएनए। जैसे एक्सरे आप गए हो अल्ट्रासोनोग्राफी करने के, जो पिक्चर आपको मिल जाता है ना, तो जो डॉक्टर रिपोर्ट से डायग्नोस्टिक लैब से आपको जो हैंड ओवर किया जाता है, ये हो जाएगा उसी तरह के, ये जो मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट, जो फॉरेंसिक साइंस में पैटर्निटी डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड ऑन द लॉट्स ऑफ द डिफरेंसेस इन द मिनी सैटेलाइट्स। जैसे आपका ह्यूमन थंब इम्प्रेशन बहुत यूनिक होता है, आपके फादर या मदर से भी आइडेंटिकल नहीं होता है, खुद तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। ये सब पैटर्न, यूनिक पैटर्न को ही डिटेक्ट करके हम लोग फॉरेंसिक साइंस या बाकी सब साइंसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आइडिया था, इन्वेंशन किए थे प्रोफेसर सर एलेक जेफरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर दोज प्रोड्यूस द प्रोटीन प्रोडक्ट्स। एक हो गया क्लोनिंग वेक्टर्स, जैसे कि प्लाज्मिड, और एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या है, जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। आप पिक्चर पे देख सकते हो दोनों के डिफरेंस, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो गया, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक ATBR है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ओके, और जो एक्सप्रेशन वेक्टर में ओरिजिन भी सेम है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है, मगर जो एक्सेप्शनली दो चीजें मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, जो एक्सेप्शन दो चीजें, ये क्या है, एक है प्रोमोटर और एक है टर्मिनेटर। ये हो गया रेगुलेटरी सीक्वेंस, और ये एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेशन वेक्टर्स में प्रेजेंट होता है। जब ये प्रोमोटर या टर्मिनेटर आपको दिख जाएगा वेक्टर्स में, तब हम लोग बोल सकते हैं वो वाला जो वेक्टर इट इज एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन प्रोडक्ट्स। तो प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो जीन से हम लोग इंसर्ट किए थे, उस जीन से प्रोटीन मिल रहा है, तभी जाकर हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जीन फंक्शनल था, या उस जीन जो प्रोटीन टाइप हम लोग को मिलेगा उसका उससे पता चलेगा जीन का नेचर क्या था, कौन सी प्रोटीन को इनकोड कर रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर की डिफरेंस। डेफिनेशन से क्या, एक क्लोनिंग वेक्टर इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ DNA यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द foreign gene of interest into the host cell and stably maintained within the host organism. Expression vector, it is a plasmid that not only introduces a gene of interest into the host organism but also aids in the analysis of the gene of interest by the relevant protein product expression. Next role, it is used to obtain the multiple copy of the foreign gene of interest. Okay, और जो expression vector का क्या, analyze the gene product which may be RNA or protein of that इंसर्टेड जीन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो डेफिनेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्लोनिंग वेक्टर के एग्जांपल्स ये भी इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाजेस, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। एक्सप्रेशन वेक्टर में ओनली द प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए एक्सप्रेशन वेक्टर, कभी कभी फेजमीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स। ए टिपिकल क्लोनिंग वेक्टर कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन, जो पिक्चर में दी थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट या मल्टीपल क्लोनिंग साइट। नेक्स्ट रिपोर्टर जीन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। और जो एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या, ये सब तो रहेगा, मगर रेगुलेटरी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, एनहांसर, प्रोमोटर, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट। तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन है कि यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, फिर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, फिर है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सी रेगुलेटरी एलिमेंट है जो एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रेजेंट है या मैंडेटरी है, मस्ट हैव। तो इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। जो साइट ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहा है, तभी जाके वो जो जीन कोड कर रहा था उससे mRNA होगा, और mRNA से क्या होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द इकोलाई सेल। रिकॉम्बिनेंट DNA आपको तो प्रोडक्शन हो गया है, अभी इकोलाई सेल में जो होस्ट सेल है, इकोलाई सेल क्या है, ये हो गया होस्ट सेल। होस्ट सेल में आप ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो ट्रांसफर मेथड ये क्या है, हीट ट्रीटमेंट और हीट शॉक। क्या है, बाय एक्सपोजिंग द सेल्स to a sudden increase in temperature 42 degrees centigrade or the heat shock, a pressure difference between the outside and the inside of the cell is created and thus induces the formation of the pores and through which supercritical plasmid DNA can enter। मतलब जो होस्ट सेल है इसको हम लोग हीट शॉक, प्लाज्मिड DNA को नहीं, तब तो ये डीनेचर हो जाएगा। ई कोलाई सेल को हीट शॉक एक्सपोजर मिल जाएगा, टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है, अब ये एक्सेसिव टेम्परेचर अचानक से हीट शॉक देने से क्या, सेल में एक डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस होगा, उससे पोर फॉर्मेशन होगा सराउंडिंग द सेल, और उसी पोर से जो सुपरकॉइल प्लाज्मिड DNA है वो एंटर कर जाएगा। जो हीट शॉक स्टेप स्ट्रांगली डीपोलराइजेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड सेल। मतलब अगर जो होस्ट सेल है, अगर होस्ट सेल को आप लोग कैल्शियम क्लोराइड केमिकल ट्रीटेड कर दोगे, तो हीट शॉक क्या करेगा, स्ट्रांगली डीपोलराइज करेगा। मतलब जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो
पोर फॉर्मेशन इन द मेम्ब्रेन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनहेंस्ड होगा और ये जो प्रोसीड्यूर और भी एफिशिएंट होगा और टाइम भी कम लगेगा. Thus, the decrease in the membrane potential lowers the negativity of the cell's inside potential and which ultimately allows the movement of the negatively charged DNA into the cell's interior. अब इसका क्या ज़रूरत है कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट की? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड हीट शॉक वाला जो सेल में क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द इनसाइड सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या डिक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज जिन्हें खुद नेगेटिवली चार्ज है उसके इंटीरियर पोर्शन में जो मूवमेंट वो और भी इम्प्रूव हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, इजी हो जाएगा. इजी, आई होप कि मेरे हैंड राइटिंग आप समझ सकते हो, इजी हो जाएगा. और ये जो सेंट है सेल जो सेल पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है इसी सेल को क्या हम लोग बोलेंगे, कॉम्पिटेंट सेल. ये जो सेल हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंट सेल. चलिए हम मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. ये जो सेल हो जाएगा कॉम्पिटेंट सेल. कॉम्पिटेंट सेल क्या है, जब कोई होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को खुद के अंदर ले सकता है, मतलब उसको जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल हुआ. कब कुछ सेल से जो इनटेक नहीं कर पाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, तो उसी सेल को हम लोग इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे. अगर जो सेल ये कर पाएगा, जो इनटेक करेगा, हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्पिटेंट सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा प्रोसीड्यूर आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ. प्रोसीड्यूर क्या है, पहले ये बैक्टीरिया डीएनए फ्रॉम द लाइगेशन, देन हीट शॉक दिया हुआ है. देखिए कैसे जा रहा है. ये क्या है, अभी इसमें आ गया प्लाज्मिड और ये हो गया ट्रांसफर बैक्टीरिया. बैक्टीरियम जो होस्ट है, ये मान लीजिए आप इकोलाई में अभी जो प्लाज्मिड हम लोग ट्रांसफर करना चाहते थे, अब ये आगे ये हो गया प्लाज्मिड इंसर्ट कर चुके हैं. तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम, जो किस प्रोसेस से हो गया, हीट शॉक ऑफ 42 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर क्या है, अब ये सिलेक्शन प्रोसीडियर है, जो करेक्ट प्लाज्मिड कॉलोनी से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट, ये बाकी ये हो गया प्रोटीन, ये एक्सप्रेशन वेक्टर से प्लाज्मिड से जो प्रोटीन मिल रहा है. तो ये थोड़ा प्रोसीडियर है और इसका अगर आप कैल्शियम क्लोराइड दे दो तो इसका जो ट्रांसफर एफिशिएंसी है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड. इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो प्लाज्मिड के लिए करेक्ट होगी. प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ओनली, present in all organisms, present in bacteria and phage, present in animal and plant and animals. तो इनमें से आपको ऑप्शंस को ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो. तो जो पूछा गया पहले फोर्थ वाला प्लाज्मिड, पहले ये ठीक है, प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ओनली, तो हम लोग कल ही पढ़े थे, ये हो सकता है. प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग नहीं पढ़े थे. हम लोग पढ़े थे कि बैक्टीरिया में हो सकता है और जो यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा होता है और यूकैरियोट्स में ईस्ट में प्लाज्मिड प्रेजेंट है. तो इन ऑल ऑर्गेनिजम्स ये हम लोग अभी ये गलत होगा. नेक्स्ट है, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये सही है, मगर फाज में प्रेजेंट है, ये गलत है, फाज में प्रेजेंट नहीं है. फिर है फाज में क्या रहता है, फाज में रहता है कॉसाइट, फाज में रहता है कॉसाइट. फिर है प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, ये भी गलत है, एनिमल में नहीं रहता है, प्लांट में भी नहीं रहता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ओनली. अब इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि कोई भी ऑप्शन हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, EcoR1 क्लिप्स डीएनए. तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टास्क मैं पिछले वाले वीडियो में दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी आंसर नहीं किया. इसका मतलब किसी को पता ही नहीं था, कोई भी सर्च नहीं किया, मगर सोच रहे कि इसको एग्जाम को आपको क्रैक करना है. तो चलिए मैं आज डिस्कस कर देती हूँ. EcoR1 जो क्लिप डीएनए साइट है, ये क्या था, 5' GAA, ये वाला जो क्लीविंग साइट है, ये हो गया रिकॉग्निशन साइट को देकर ये टारगेट सीक्वेंस का ये क्लिप कर देता है EcoR1 GA के बीच में, GAA के बीच में, और यहाँ पर भी GA के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. तो
इसलिए इसको क्लिप कर देते ये वाला सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन टूल्स रिक्वायर्ड फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी आर, तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी के मेन टूल्स क्या था, वेक्टर, डिजायर्ड जीन, mRNA ऑफ द डिजायर्ड जीन, मतलब क्या हो जाएगा, mRNA से क्या फॉर्मेशन होगा, cDNA होगा, इसीलिए mRNA को चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट है होस्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज। नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्रुप मिलता कहाँ से, T4 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या, बैक्टीरियोफाज तो एक बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्ट द इकोलाई, बैक्टीरिया को जो वायरस अटैक करता है ये हो जाएगा बैक्टीरियोफाज। उसी तरीके के एग्जांपल T4 बैक्टीरियोफाज से डीएनए लाइगेज मिलता है। T4 लाइगेज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी रिसर्च, इट कैन लाइगेट आइदर कोहेसिव और द cohesive मतलब sticky ends and the blunt ends of the DNA or the oligonucleotide as well as RNA DNA hybrids, but not the single stranded nucleic acid को DNA ligands हर वक्त मतलब RNA और RNA DNA oligonucleotides इसी तरीके के बॉन्डिंग को लाइगेट करते हैं, और जो फ्रेगमेंट्स को, जो कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर है NAD प्लस हो गया कोफैक्टर ऑफ डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग, ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ब्रूस प्रूफ टोमेटो, ब्रूज नहीं होता है, मतलब टोमेटो का जो स्किन आउटर स्किन में स्मूथ रहेगा, ब्रूजीनेस नहीं रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो आप मार्केट में जाके स्मूथ सरफेस वाला टोमेटो को ही खरीदते हो। तो ये जो होता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है, अलाउज द मैनिपुलेशन ऑफ द सेलुलर जीनोम बाय द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, इट इज ओवरकमिंग कॉमन क्रॉसिंग ब्रेडियर्स अमंग द प्लांट स्पीसीज, ऑर्गेनल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग हो गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर है टाइप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स बाय व्हिच टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो रहा है, टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट को हम लोग फ्यूज कर रहे हैं, और जो हाइब्रिड, जो न्यू हाइब्रिड मिल रहा है ये हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ को टेक करते हैं, टुगेदर करते हैं, कैरी करते हैं, तो ये हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिड, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है कॉस्मिड्स आर प्लाज्मिड विद कॉस साइट, कॉस इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉस्मिड जैसे मैं बोल रही थी, कॉस्मिड एक टाइप का प्लाज्मिड है मगर उसमें कॉसाइट रहते हैं, कॉसाइट ऑब्टेन कहाँ से होता है, लैम्डा फज, लैम्डा फज भी एक बैक्टीरियोफाज है कॉन्टेनिंग द कॉसाइट। कॉस्मिड इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड, जहाँ पे प्लाज्मिड है और लैम्डा फज है कॉस सीक्वेंस, इट इज एक्ट एज ए क्लोनिंग वेक्टर कॉस्मिड, और कॉस्मिड यूज होता है बिल्डिंग जीनोमिक लाइब्रेरीज, और फर्स्ट टाइम कॉस्मिड डिस्क्राइब किया था कॉलिंसन हॉर्न 1978, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हिच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर रिएक्शन, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है ये है टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज इट इज थार्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थार्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज 1, और इसका जो नेमिंग दिया था किससे, एक थार्मोफिलिंग यू बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वास्टिकस से, कहाँ से और आइसोलेट किए थे, चाइन एट ऑल, और एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है टैक और टैक पॉल, तो ये हो गया टैक पॉलीमरेज जो पीसीआर पे वाइडली यूज होता है। फंक्शन ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर इज टू एम्पलीफाई और द सिंथेसिस जीन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर वेरियस डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, मतलब जो एम्पलीफाई करना, नंबर को इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना मतलब जो नंबर को इंक्रीज करना, ये हो गया टैग पॉलीमरेज के काम इन पीसीआर। दिस थार्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कैन वर्क इन द हायर टेम्परेचर, और जो डिसएडवांटेज है ये डज नॉट हैव 3 to 5 प्राइम प्रूफरीडिंग एक्टिविटी, ये हो गया डिसएडवांटेज, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। अब इसमें आ गया पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम फाउंड इन द हाइपोथर्मोफिलिक आर्कियन, आर्किया से मिला है पायरोकोकस फ्यूरियोसस, और जो इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसको भी सेम चीज़ है मगर पीएफयू में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है।
Unlike Taq DNA polymerase, PFU DNA polymerase possesses the 3 to 5 prime exonuclease proofreading activity, means it works along the DNA from 5' to the 3 end and correct the nucleotide misincorporation of errors. तो ये हो गया टैग DNA पॉलीमरेज या PFU DNA पॉलीमरेज. इनमें से मैं पिक्चर के साथ यहाँ प्रोवाइड किया हूँ कहाँ से आइसोलेट किया है, कौन कौन क्या है. 3 to 5 प्राइम भी है, 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, फिडिलिटी है 12 fold हायर, हाफ लाइफ 95 डिग्री सेंटीग्रेड 2 hours. टैग पॉलीमरेज एरर क्या रहता है 10 to the power 4 न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड, लैक प्रूफरीडिंग एक्टिविटी, हाफ लाइफ, थर्मो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड बैक्टीरियम थर्मोफिलिक. व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड द डीनेचुरेशन स्टेज इन पीसीआर, ये हो जाएगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टोटल प्रोसीड्योर. डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डीनेचुरिंग स्टेज 94 एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर होगा एनिलिंग स्टेज ऑफ द प्राइमर एट 50 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर हो गया एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द एनिल्स, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड. पीसीआर कंडीशन में क्या, ये हो गया फुल स्टेज जो 25 to 35 साइकिल से एस्टिमेटेड है, और जो प्रोटोकॉल डिपेंडिंग ऑन द टेम्पलेट डीएनए प्राइमर्स यूज करने से चेंज होता है. जो प्री डीनेचुरेशन स्टेज 94 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 minutes, डीनेचुरेशन फॉर 2 seconds 94 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर होता है एनिलिंग. जो एनिलिंग स्टेज ये हो गया एनिलिंग स्टेज. एनिलिंग स्टेज जो टेम्पलेट डीएनए से जो प्राइमर बाइंडिंग होता है, ये हो गया इसको एनिलिंग स्टेज. फिर क्या है एनिलिंग स्टेज के बाद होता है एक्सटेंशन जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर 1 minute, एंड फाइनल एक्सटेंशन जो 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 minutes होता है. टोटल मिला के 35 साइकिल्स ये ऐसे चलता है. ये हो गया पीसीआर के फुल फंक्शन. और जो ऑटोमेटेड मशीन में जो पीसीआर काम करता है इसका नाम है थर्मल साइक्लर. नंबर ऑफ साइकिल इज यूजुअली कैरीड आउट टू 25 to 35 टाइम्स. एंड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द एनिलिंग स्टेज हो जाएगा 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड लेंथ. और मोस्ट पीसीआर मेथड टिपिकली एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू 10 kb. एंड एप्लीकेशन में क्या क्या हो जाएगा पीसीआर का, जीनोटाइपिंग, क्लोनिंग, म्यूटेशन डिटेक्शन, सीक्वेंसिंग, माइक्रो एरे, फॉरेंसिक्स, पैटर्निटी टेस्टिंग. मतलब ये सब चीज़ में बेसिक वाला जो फंडामेंटल जो स्टेप है ये पीसीआर में क्यों नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर इंक्रीज करना. जब आप कोई इंक्रीज करते हो तभी जाके बाकी, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो, आप चावल बनाते हो, कोई एक करी बनाते हो. अगर आप जो इंडिया में बेसिक बोल रही हूँ, अगर लंच में सब कोई अगर रोटी खाते हैं या राइस खाते हैं, साथ हम लोग दाल और दूसरा कुछ करी खाते हैं. ऐसे नहीं कि सिर्फ दाल और करी खा के रह जाता है. पहले जो चावल है ये हम लोगों का स्टेपल फ्रूट है. किसी स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए राइस, किसी स्टेट के लिए हो गया रोटी. तो इसी तरह कोई भी आप प्रोसीड्यूर में जाते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पैटर्निटी टेस्ट या फॉरेंसिक स्टडीज के लिए डीएनए फुटप्रिंटिंग, माइक्रो एरे, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग, म्यूटेशन डिटेक्शन, क्लोनिंग, जीनोटाइपिंग, जो भी आप करते हो ना, जो फर्स्ट वाला जो स्टेप होता है ये है आपको फर्स्ट जो हम लोग राइस बनाते हैं उसके साथ हम लोग कड़ी खाते हैं. उसी तरीका जितने भी आप ये प्रोसीड्यूर करते हो फर्स्ट वाला स्टेप हो जाएगा आपका पीसीआर. क्यों, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको सीक्वेंस करना चाहते हो और जिसके बेसिस से आपको पैटर्निटी टेस्ट करना चाहते हो, तो पहले उसका नंबर की इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये बहुत माइन्यूट माइक्रो लीटर में काम होता है. इसीलिए इसका नंबर इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्स ऑफ डीएनए बहुत कम रहता है. ये है फर्स्ट क्यों सब चीज में पीसीआर फर्स्ट वाला स्टेप क्यों होता है, ये हो गया उसका कारण. नेक्स्ट है व्हिच बैसिलस स्पीशीज इज यूज्ड एज बायो इंसेक्टिसाइड. बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बहुत बार हम लोग इसको लेकर डिस्कस कर चुके हैं. अगर जीएमओ वाला वो अगर वीडियो नहीं देखो तो वीडियो देखिए, बहुत इन डेप्थ में उसका डिस्कस किए थे. जीएमओ वाला ट्रांसजेनिक कॉटन जीन्स दैट कन्फर्ट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन. तो ये हो जाएगा प्लाज्मिड. जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को कन्फर करते देते प्रोवाइड करते, ये हो जाएगा प्लाज्मिड. जैसे कि आर प्लाज्मिड के क्लोरामफेनिकल रेजिस्टेंट जीन. फिर होगा ऑरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये हो जाएगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कार्बोनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये हो गया सब रेजिस्टेंट प्लाज्मिड. मैनमेड जो सीरियल नॉट सर्कल सीरियल होगा क्या
ट्रिटिकल के आर्टिफिशियल इंटरजेनेटिक हाइब्रिड हो गया ट्रिटिकल, जो फीमेल में व्हीट पेरेंट और मेल राई पेरेंट जो सिकल स्पीशीज हो गया, एक मेल फीमेल। Critical hybrids are of amphi-diploid, which means the plant is diploid for two genomes derived from different species। मतलब दोनों different species, एक हो गया wheat, एक हो गया rye, दो अलग अलग species से हम लोग कलेक्ट करते हैं, दो करके हर एक स्पीशीज से 2 जीनोम्स लेते हैं, उसका डिप्लॉयड करते हैं, तो ये हो गया एम्पी डिप्लॉयड। और जो ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किए थे रिम्पू पार्शियली फर्टाइल हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द जो ट्रिटिकल से, तो ये हो जाएगा रिम्पू। और जो कॉल्चिसिन जो क्रोमोसोम डाबलिंग में टू प्रोड्यूस द ट्रिटिकल में यूज हुआ था जो केमिकल एजेंट, ये था कॉल्चिसिन। ये सब क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है पीबीआर 322, इट इज फेमस फॉर प्लाज्मिड है पीबीआर 322। कॉमनली यूज प्लाज्मिड होता है, क्लोनिंग फैक्टर इन इकोलाई होस्ट सेल, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कल होता है, और इसका बेस पेयर हो गया 4361 बेस पेयर। और जो कंटेंट्स द जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ऑल्सो एम्पलीफाइड द क्रोनमफेनिकल। और जो बी एंड आर स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, जो बी स्टैंड होता है बॉलीवर, आर स्टैंड होता है रॉड्रिग्यूज, जो साइंटिस्ट के नाम से हुआ है। विच इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन इन ह्यूमन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ह्यूमन में जो एंटीवायरल प्रोटीन होता है फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या था, इंटरफेरन इट इज अ प्रोटीन that can induce a non-specific resistance to viral infection by several mechanisms, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करना, और इंटरफेरेंस जो है वो साइटोकाइन्स ग्रुप से फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है साउदर्न ब्लॉटिंग, इट इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस among the restriction fragment of the DNA sequence complementary to the radio label DNA और RNA probe sequence and very sensitive method। साउदर्न ब्लॉटिंग हम लोग पहले ही बोल रहे थे, पिछले दिन भी डिस्कस किए थे। साउदर्न ब्लॉटिंग RFLP बेस्ड मेथड है जो EM साउदर्न ने इसको बनाए थे, इन्वेंट किए थे। वेरी सेंसिटिव मेथड होता है। DNA को पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है, फिर फ्रैगमेंटेशन के बाद रेडियो लेवल प्रोब किया जाता है DNA और RNA से, उसके साथ जो कंप्लीमेंट्री साइट्स होता है उसके सबसे हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोब के साथ, रेडियो लेवल प्रोब के साथ जो DNA फ्रैगमेंट, उसकी प्रोबिंग के डिटेक्ट करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं हम लोगों को जो हाइपोथेसिस है जो भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो है उसको। साउदर्न ब्लॉटिंग ये टेक्निक है। Significant effect of UV radiation is formation of pyrimidine dimers. Which Indian scientist is known for the DNA fingerprinting? लालजी सिंह, जो DNA fingerprinting में एलेक्स जेफरे वर्ल्ड में और इंडिया में क्या है, लालजी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है the species in which success has been achieved in raising the haploid embryos for the first time, Datura stromonium। आपको सबको पता होगा haploid embryo फर्स्ट टाइम किया था डाटूरा प्लांट में, डाटूरा स्ट्रेमोनियम इसका साइंटिफिक नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट आर द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स? दीज आर द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA। ओकाजाकी में प्रोकैरियोट्स में होता है 1000 to 200 बेस पेयर, यूकैरियोट्स में होता है 150 to 200, and this Okajiki fragments later together ligage by the DNA ligated by the DNA ligase create the lagging strand during the DNA replication। अब देख सकते हो पिक्चर पे लीडिंग स्ट्रैंड है, ये हो गया 3 to 5 प्राइम, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम में, और जो ये हो गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये पहले है ओकाजाकी जो डिसकंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है DNA लाइगेज को करता है। इसका फंक्शन क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नॉट 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ द DNA फॉर द पॉलीमरेज टू यूज एज ए कॉन्टिन्यूअस टेम्पलेट। इसको लेकर ओकाजाकी फ्रैगमेंट की इंपॉर्टेंस है। अब सभी को पता है मिस्टर अश्विनी कुमार जो इसी चैनल के एग्रीकल्चर जीके की चैनल के सब्सक्राइबर थे, और वो पिछले साल FCI AGM टेक्निकल के जो पोस्ट हासिल कर लिया, अभी हैप्पीली ये पोस्टेड भी है। इनका जो एक इंटरव्यू भी है इस चैनल पे अवेलेबल, आप उसको देख सकते हो, और इनसे आप इंस्पायर हो सकते हो कि कैसे खुद का जॉब को, खुद का सीट को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। एग्रीकल्चर जीके के साथ बने रहिए और आपको भी ये हैप्पीनेस मिलेगी। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन्स।
ट्रांसजेनिक मतलब ही क्या है, न्यू फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बाय जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है इसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है सटल वेक्टर। क्या है सटल वेक्टर, क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन टू और मोर डिफरेंट स्पीशीज हो जाएगा सटल वेक्टर। मतलब वेक्टर एक प्लाज्मिड होता है कॉन्स्टेंट इन सच अ वे दैट इट कैन रेप्लिकेट इन एट लीस्ट टू डिफरेंट होस्ट स्पीसीज, एक प्रोकैरियोट में एक यूकैरियोट, जैसे ईस्ट। ईस्ट हो गया एक सटल वेक्टर। ईस्ट हो गया एक सटल वेक्टर। ये हो गया ईस्ट, एक सटल वेक्टर हो गया है जो दो डिफरेंट स्पीशीज में इस खुद का जो रेप्लिकेशन फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट है सटल वेक्टर, इट इज ए प्लाज्मिड इंजीनियर्ड इन अ वे सो दैट इट कैन प्रोपागेट टू डिफरेंट स्पीसीज। हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया ईस्ट, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए क्या क्या सेन सीक्वेंस, ईस्ट, ORI, ये सब है। ARS सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, any process that results in the integration of new combination of genes together in a single cell, it is called the genetic recombination. Rearrangement of the DNA sequences by breakage and rejoining of the chromosome, and novel combination of alleles in the offspring, recombinant chromosome, and exchange of the genetic material either between the multiple chromosomes or between the two different regions of same chromosome. तो DNA recombination में क्या होता है, प्रोसेस से इंटीग्रेशन, दो न्यू कॉम्बिनेशन होता है जीन्स के एक ही सिंगल सेल में। ये DNA ब्रेकेज या रीजॉइनिंग से होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जो नोबल कॉम्बिनेशन होता है एलील में, जो ऑफस्प्रिंग में जो होता है, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का कैरी करता है। और जेनेटिक मटेरियल को DNA रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। ये मल्टीपल क्रोमोसोम साइट में होता है बट और डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम में, मतलब एक ही क्रोमोसोम की दो डिफरेंट साइट में रीजन में होता है, और नहीं तो दो अलग अलग क्रोमोसोम की में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो ब्रेकेज एंड ज्वाइनिंग प्रोसीड्यूर से होता है क्रोमोसोम में। When which genetic marker is most likely to be highly पॉलीमॉर्फिक मतलब डिफरेंट एली होता है हैविंग, ये हो जाएगा माइक्रोसैटेलाइट। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसैटेलाइट। कॉल र्यूलर परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टोबैको। ये कॉल र्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी टोबैको इसका एक्सपेरिमेंट वाला था, जैसे कि मेंडल था गार्डन पी, स्वीट पी, जैसे कि क्वेल र्यूटर था टोबैको में। द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल्स फ्रॉम देयर मिक्सचर, इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, इलेक्ट्रिक चार्ज से जो होता है पार्टिकल फ्लूइड से, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और DNA को हम लोग करते हैं सेवरल प्रोसीड्यूर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। से पिछले वाले वीडियो में बहुत इलाबोरेट से मैं किया था, आज डिस्कस नहीं करनी हूँ ज़्यादा। टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लासेस। ये हो जाएगा दो मेजर डिफरेंस ट्रांसमिशन में, एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, क्या है, फॉस्मिड होता है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। फॉस्मिड्स आर सिमिलर टू कॉस्मिड्स बट आर बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल F प्लाज्मिड एंड DNA इंसर्ट साइज 40 kb अप टू हाईली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रेजेंट होता है, इजियर टू जनरेट होता है, एंड कंस्ट्रक्टिंग द स्टेबल लाइब्रेरीज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स जीनोम में ये यूज होता है फॉस्मिड, जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का एग्जाम्पल है फॉस्मिड। रेप्लिकेशन ओकाजे के फ्रैगमेंट से ज्वाइन टुगेदर बाय DNA लाइगेज, कुछ मिनट पहले मैं डिस्कस की थी। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग द DNA टू RNA, क्या है, फ्रॉम RNA, ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, वन टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA में कंप्लीट करता है, ये हो जाएगा mRNA को। और दिस एंजाइम is able to synthesize the double helix DNA once the RNA has reverse transcribed। फर्स्ट स्टेप हो गया सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, cDNA। cDNA ये हो गया RT, इसके बेसिस से RT-PCR भी प्रेजेंट है। टेक्निक ऑफ शूट टिप कल्चर डेवलप है मॉरेल एंड मार्टिन, जो फिर जो है एपिकल मेरिस्टेम कल्चर जो वायरस प्रोपागेशन, वायरस को अटैक को सबसे मिनिमाइज करते हैं, शूट टिप कल्चर मॉरेल एंड मार्टिन किए थे। गुहा माहेश्वरी इज फेमस फॉर पोलन कल्चर। इट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। पोलन कल्चर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स बाय द कल्चर ऑफ
पोलन ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम एन एंथर और प्लांट अंडर द एसेप्टिक कंडीशन, आर्टिफिशियली होता है, गुहा माहेश्वरी फर्स्ट टाइम किए थे, और जो सरफेस रिलीज होता है हाइपोक्लोराइट से। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विद न्यूमोकॉक्काई माइस, एंड ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट को एस्टेब्लिश किया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अनविंड होता है डीएनए गाइडेज एंजाइम से, अनविंड होता है डीएनए गाइडेज से, क्या होता है, अनविंड हो रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू तो डीएनए गाइडेज एक्चुअल ये एक टोपो आइसोमरेज है, ये आपको बोल देती हूँ, टोपो आइसोमरेज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम 30,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी ए फॉरेन डीएनए इंसर्ट ए वेक्टर एज ए, ये क्या होगा, याक या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के डीएनए इंसर्ट से सबसे कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम है याक की। नेक्स्ट है RFLP पैटर्न इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है RAPD का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये एक्चुअली ये रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए हो जाएगा, एम्प्लीफाइड। सॉरी ये गलत है, एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होगा। रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए होगा। नेक्स्ट है मार्कर्स देख लीजिए, मॉलिकुलर, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, पीसीआर बेस्ड, नॉन पीसीआर बेस्ड। पीसीआर बेस्ड में हो जाएगा RAPD ये सब, नॉन पीसीआर बेस्ड हो जाएगा RFLP। जो प्रोबिंग्स होता है बायोकेमिकल में हो जाएगा आइसोजाइम्स, हॉर्मोन्स। RAPD यहाँ पर मैं एक डिफरेंस में दिया हूँ, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, मतलब ये पीसीआर बेस्ड है। RFLP क्या है, RFLP नॉन पीसीआर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन के डीएनए स्टेनिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए स्टेनिंग यस, एंड रिक्वायरमेंट प्रोब, रिक्वायरमेंट में क्या, सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रोब्स। एंड जो RAPD डोमिनेंट है, RFLP को डोमिनेंट है, और AFLP कभी कभी डोमिनेंट या कभी कभी को डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है RFLP, RAPD और जो भी है माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, AFLP, सबके लिए एक डिफरेंस, तो यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो, ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ब्लंट एंड लाइगेशन इज डन बाय, ब्लंट एंड लाइगेशन इज डन बाय डीएनए लाइगेज, तो फिर ब्लंट एंड लाइगेशन इज डन बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय पोलन कल्चर, जो व्हीट एंड राइस में होता है। देखिए पहले आप फ्लावर बड को सरफेस को स्टेरिलाइज कर लेते हैं, फिर स्प्लिट बड से बड टेक आउट कर लेते हैं, जो फिलामेंट पोर्शन को आप डिस्कट कर देते हो, जो एंथर पोर्शन उसको ग्लास रॉड से चर्निंग करके MS मीडिया आप लोग यूज करते हो। प्लांट टिश्यू कल्चर में फिल्टर द पोलन, पोलन पेलेट होता है, इसके साथ जो सब प्रोसेस मिला के ये हो गया एम्ब्रॉइड्स, मतलब जो फिर मिलेगा रिजेनरेशन ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट्स, ये हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पोलन कल्चर द माइक्रोस्कोप कल्चर इज इन विट्रो टेक्निक, और जो पोलन ग्रेन प्रेफरेबली एट द यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज स्क्वीज्ड आउट एसेप्टिकली इन इंटैक्ट एंथर एंड कल्चर द न्यूट्रिएंट मीडियम आर्टिफिशियली एंड डेवलप हैप्लॉइड एम्ब्रॉइड्स एंड कैलस टिश्यू थ्रू द एम्ब्रायोजेनेसिस और द ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड द एंथर कल्चर के डिफरेंस क्या है, ये एंथर होता है प्रिसाइज एंड क्रिटिकल स्टेज, जो अनओपन फ्लावर बड से कलेक्ट होता है एंथर को, फिर आर्टिफिशियल मीडियम को उसको कल्चर किया जाता है, और जो एम्ब्रॉयडर कैलस फॉर्मेशन से हैप्लॉइड प्लांट मिलता है, और थ्रू एम्ब्रायोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस से बाकी जो प्रोसेस सेम हो एज पोलन कल्चर और एंथर कल्चर की। मगर जो एडवांटेज ऑफ द पोलन कल्चर ओवर द एंथर कल्चर क्या है, एंथर कल्चर में सोमेटिक सेल प्रेजेंट होता है और जो डिप्लॉयड का नेचर होता है, और जो कल्चर मीडियम में ये अनवांटेड डिप्लॉयड सेल का और प्लांटलेट का
प्रोड्यूस कर सकता है। और जो माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप इनसाइड द एंथर, जब एंथर में क्या है, पोलन सैक सब कुछ रहता है ना, पोलन भी रहता है, तो कैन भी उसको उसको क्या कंटामिनेट कर सकता है, इनिविटेड जो सब्सटेंसेस लीक आउट होते हैं एंथर वॉल से न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, तो उसका ग्रोथ को इंटरप्टेड हो जाता है। इसीलिए पोलन कल्चर इज मच मोर रिकमेंडेड प्रेफर्ड ओवर द एंथर कल्चर। ये एंथर में स्टेमेन कंटेनिंग द पोलन, पोलन फर्टिलाइजिंग पाउडर डिस्चार्ज फ्रॉम द फ्लावर्स एंथर, ये हो गया पोलन से। पोलन एंड एंथर कल्चर का डिफरेंस। और जो कल्चर मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जीनोटाइप एंड द स्टेज ऑफ द एंथर कल्चर मीडियम। एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस से। और जो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इनमें से ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है, कोकोनट मिल्क इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के एप्लीकेशन, गैमेटोक्लोनल वेरिएशन, ये दो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एंथर कल्चर, पोलन कल्चर। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी ओवरकम करने के लिए हम लोग इनविट्रो पॉलिनेशन करते हैं। जो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हेबरलैंड इनविट्रो टेक्निक दिए थे, हम लोग फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हेबरलैंड को बोलते हैं। और जो इनविट्रो मतलब ग्लास और ग्लासी सब्सटेंस को जो भी रिएक्शंस होता है, ये होगा इनविट्रो टेक्निक। और जो स्टिग्मेटिक लाइनेशन ऑफ द कल्चर पिस्टल सेल हैज बीन रेफर्ड एज इनविट्रो पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड थ्रू दिस प्रोसेस इट इज अ सीड इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हो सकता है प्री जाइगोटिक में कभी कभी हो जाता है पोलन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हो पाता है, या कभी कभी जार्मिनेशन इनहिबिटेड हो जाता है, एंडोस्पर्म मेलफॉर्म रहता है। मेलफॉर्म अगर एंडोस्पर्म रहता है, मेलफॉर्मेशन अगर होता है, तो सीड एम्ब्रायो को ठीक से एंडोस्पर्म के स्टोरेज हाउस है, तो ये अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो डिटोरिएट कर जाता है और जार्मिनेशन इनहिबिटेड हो जाता है। तो ये सब कुछ को ख्याल कर रखते हैं, ये क्या रिप्रोडक्टिव बैरियर्स के साथ काम करते हैं। तो इसके लेकर ओवरकमिंग द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पोलन ट्यूब नहीं रहता है प्री जाइगोटिक कंडीशन में, क्योंकि द फ्लोरल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस होने के लिए। और कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है हाइब्रिड, जो क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है ना, एंडोस्पर्म मेलफॉर्म होता है। हाइब्रिड स्पीसीज फ्रॉम द डिस्टेंट हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। होमोजाइगस प्लांट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये होगा इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में। Who coined the term बायोटेक्नोलॉजी? कार्ल इरिकी 1919 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म कॉइन किए थे। ICGB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो न्यू दिल्ली और ट्रिस्टी इटाली में प्रेजेंटेड सिचुएटेड है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप वेराइटी स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? 1996। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन स्टार्टेड इन 1962। ये भी एक क्वेश्चन में प्रीवियस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ईस्ट का ब्रूइंग इंडस्ट्री में और डाउ प्रिपरेशन में हुआ था 6000 BC और 4000 BC में। और क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व इन 1973। और हैनिंग क्यों पॉपुलर थे? हैनी वाज फेमस फॉर ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट एम्ब्रायो कल्चर इन 1904। और जो फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स जो एम्ब्रायो कल्चर किए थे, जो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स किए थे कार्लसन बाय द प्रोटोप्लस फ्यूजन निकोटियाना मतलब टोबैको, ग्लौका एंड लैंगडॉर्फी के क्रॉसिंग करके प्रोटोप्लस फ्यूजन करके सोमेटिक हाइब्रिड किए थे कार्लसन ने। और हैनिंग ने फर्स्ट एम्ब्रायो कल्चर किए थे एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसीड्योर से हैप्लॉइड प्लांट के लिए। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्रोटोप्लस फ्यूजन को लेकर। हाइब्रिड में क्या है? टू डिफरेंट प्लांट्स को डिसिमिलर जेनेटिक्स से होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया पोमैटो, जो हाइब्रिड पोटैटो टोमेटो से आया है। ये हो गया फुल प्रोसेस। ये कैसे ये प्रोसीड्योर पहले कैसे फॉलो अप होती है। एक हो गया प्लांट सेल, प्रोटोप्लास्ट 1, प्रोटोप्लास्ट ए, पेरेंट बी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल दिया है, सेल फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और क्या है? सोमेटिक हाइब्रिड्स जो कंप्लीट सिस्टम सोमेटिक क्रोमोसोम, जो सिमेट्रिक हाइब्रिड जो दोनों पेरेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जर्ट करते हैं, शो करते हैं। और एसिमेट्रिक में क्या होता है? ग्रेजुअली एक पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल लॉस हो जाता है, तो इसीलिए एक ही सिर्फ एक पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व कर सकते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है? एक पेरेंटल डोनर स्पीशीज के न्यूक्लियस को और एक पेरेंटल स्पीसीज से साइटोप्लाज्म को क्या फॉर्म मतलब खुद के अंदर देते हैं। कि हाइब्रिड में ये होता है एक पेरेंटल स्पीशीज का साइटोप्लाज्म, एक पेरेंटल स्पीशीज का न्यूक्लियस से जो हाइब्रिड फॉर्मेशन होता है दो अलग अलग पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल से, ये हो जाएगा हाइब्रिड। इन दोनों में से क्या था? कोई साइटोप्लाज्म नहीं ले रहा था, मतलब जो भी ले रहा है फुल क्रोमोसोम ले रहा था, सोमेटिक क्रोमोसोम ले रहा था पेरेंट की, और कोई एक पेरेंटल के ले रहा था। मगर ये पर क्या एक का साइटोप्लाज्म ले रहे जेनेटिक मटेरियल, एक ले रहे न्यूक्लियस से, एक से ले रहे न्यूक्लियस से। तो इसीलिए जो यूनिक वाला जो हाइब्रिड सिचुएशन है, जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से प्रोडक्शन होता है, ये हो गया हाइब्रिड।
एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफर जीन फॉर डिजीज एंड पैथोजन हार्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, और जो फर्टाइल डिप्लॉयड फ्रॉम द सेक्सुअल स्टेरल हैप्लॉइड से हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पर लेक्चर सीरीज खत्म होते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, लेक्चर सीरीज यूजफुल रही होगी। अगर कोई भी और आपसे कुछ उम्मीद है, मुझसे उम्मीद है, तो आप कमेंट डाउन कीजिए। इससे हम लोग को मोटिवेट लगते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितने भी लाइक शेयर करते हो तब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि और अच्छा काम करने का। जो आई होप गाइज ये वीडियो, ये लेक्चर सीरीज आपके लिए, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बेनिफिशियल होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ वीडियो लेकर।